रियल लाइफ में हर फिल्म लास्ट में बड़े से बड़े विलेन को धूल चटाने वाले अभिनेता से नेता बने थलपति विजय को समझ में आने लगा होगा कि रियल लाइफ का क्लाइमैक्स कितना उलझा होता है। सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर भी सीएम की कुर्सी 3 दिन बाद भी उनसे बहुत दूर दिखाई देती है। तमिलनाडु की जनता ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सत्ता की दहलीज पर आकर विजय के शपथ कार्यक्रम में पेंच अब फंसाए जा रहे हैं। कौन है जो ये अड़ंगे लगा रहा है? राज्यपाल से 2 मुलाकातों के बाद भी शपथ ग्रहण का न्योता क्यों नहीं मिल रहा है? कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज चक्रव्यूह में सबसे बड़ा सवाल, विजय पथ पर रेड कारपेट कब बिछेगा? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के लिए सरकार बनाने की राह कांटों भरी नजर आ रही है। पार्टी चीफ और एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने आज लगातार दूसरे दिन चेन्नई में लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से राजेंद्र आर्लेकर साहब से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद राज्यपाल ने साफ कर दिया कि तमिलनाडु में एक स्थिर सरकार की जरूरत है और अभी विजय के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। लोक भवन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में यह साफ तौर पर कहा गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने विजय को लोक भवन में आमंत्रित किया। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया, सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए आवश्यक समर्थन पत्र अब तक वो नहीं दिखा पाए हैं। जाहिर है अब विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे जब राज्यपाल को बहुमत का मैजिक नंबर यानी 118 विधायकों का समर्थन दिखाकर सेटिस्फाई कर पाएंगे। इससे पहले विजय बुधवार को गवर्नर आर्लेकर को 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप चुके थे। अब तक विजय को कांग्रेस की ओर से ही समर्थन की चिट्ठी मिली है, यानी टीवीके के 108 के साथ कांग्रेस के 5 विधायकों को ही उनके पास समर्थन है। आंकड़ा 113 ही पहुंच पाया है। सवाल बाकी के 5 विधायकों को लेकर है। सीपीआईएम के 2, सीपीआई के 2, वीसीके के 2, इन विधायकों को मिला दे तो यह आंकड़ा बहुमत के पार 119 पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक इन तीनों पार्टियों की ओर से विजय को समर्थन वाली चिट्ठी नहीं दी गई है। हालांकि तीनों पार्टियों ने आज जो बयान दिए हैं उससे यह साफ होता है कि विजय को सीएम बनते देखने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद सुन लीजिए इन तीनों पार्टियों के बयान। One party has emerged as single largest party, and that single largest party makes claim to form the government, and it should be given the chance, opportunity to form the government. After having a discussion with our frontline leaders of our party, so we will organize a high-level committee meeting tomorrow evening. We will wait for the decision of CPI and CPM. Tamil Vetri Kazhagam and its leader, Mr. Vijay, who have been voted as the single largest party by popular verdict, why he is not being called upon to stake his claim and take oaths? Then reasonable time can be given to prove his majority on the floor of the House. This the governor of Tamil Nadu is not doing. This creates a lot of suspicion. So the governor of Tamil Nadu should follow strictly the democratic convention. लेफ्ट को सुना आपने, सीधा सीधा गवर्नर पर इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस का भी यह सीधा आरोप है कि दिल्ली के इशारे पर राज्यपाल फैसले लेने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं, इसीलिए विजय को अब तक सीएम पद की शपथ नहीं दिलाई गई। Members has been elected from that party. Therefore, Congress party with 5 members support, it becomes 113. Halfway mark is 118. The governor is BJP because he's from a former BJP man, and we all know that the BJP's mindset and the Delhi's mindset is not to make Mr. Vijay as chief minister. Delhi don't want Vijay to be the chief minister. तो विजय के शपथ के रास्ते में राजेंद्र आर्लेकर जो कि राज्यपाल हैं उनको खड़ा कर दिया है। वो खड़े हो गए, ऐसे इल्जाम विपक्ष लगा रहा है, कांग्रेस लगा रही है, लेफ्ट लगा रहा है। राज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी मुंबई केस में साफ कह चुका है कि बहुमत का फैसला विधान भवन में होगा, ना कि राजभवन में। आपको यहां याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र में 2019 के नतीजों के बाद क्या हुआ था। त्रिशंकु विधानसभा बनी थी, किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही थी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। लेकिन 23 नवंबर 2019 की सुबह एक बेहद नाटकीय और चौंकाने वाली घटना होती है। सुबह 6 बजे के आसपास महाराष्ट्र से अचानक राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाता है।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी से बागी हुए अजीत पवार को उस वक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। यह सरकार 80 घंटे में चली गई थी क्योंकि अजीत पवार पर्याप्त एनसीपी विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाए थे और दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया था। त्रिशंकु विधानसभा के हालात में अब तमिलनाडु के राज्यपाल के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, इस पर संविधान के विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनिए सर। राज्यपाल मेरे हिसाब से संवैधानिक गलती कर रहे हैं। ऐसे ही गलती राज्यपाल बूटा सिंह ने बहुत पहले किया था, जब बिहार में उन्होंने सरकार बनाने को किसी को न्योता नहीं दिया था और फिर उसे प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया था। तब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत कड़ी फटकार लगाई, इतनी कड़ी फटकार लगाई कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, वो खुद इस्तीफा देना चाहते थे। सरकार जो चुनी हुई सरकार है, चाहे कोई भी हो, उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है, आप बहुमत साबित कीजिएगा और साबित कीजिएगा लेजिस्लेचर के फ्लोर पे। कांग्रेस विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने में सपोर्ट कर रही है। इस बीच कांग्रेस की नेता है, प्रवक्ता है रागिनी नायक, उन्होंने ये पुरानी तस्वीर कोई है उनके पास सोशल मीडिया पर, आज उन्होंने इसको शेयर किया। पोस्ट में रागिनी नायक ने लिखा है कि पुराना नाता है, 12-13 साल पुरानी इस फोटो में तब के एनएसयूआई के नेशनल ऑफिस बियरर्स विजय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रागिनी ने यह भी लिखा कि बीजेपी और संघ समर्थक इसे अचानक गठबंधन बता रहे हैं, जबकि विजय का कांग्रेस से रिश्ता काफी पुराना है। ये विजय है और ये रागिनी है। इस तस्वीर में करीब 13 साल पुरानी तस्वीर है और ये भी कांग्रेस के साथ रबी आदिन है इस तस्वीर में। तमिलनाडु में सरकार को लेकर जारी सस्पेंस के बीच एक और दावा किया जा रहा है और वो ये है कि कर्नाटक महाराज जैसी अनहोनी, यानी जब दुश्मन गले मिल जाए, अगर विजय बहुमत साबित नहीं कर पाते और राज्यपाल उन्हें ज़्यादा समय नहीं देते तो तमिलनाडु में वही हो सकता है जैसा 2018 के कर्नाटक और 19 के महाराष्ट्र में देखने को मिला था। यानी कि सिनेरियो ये हो सकता है कि 1967 से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही डीएमके, जिसके 59 विधायक हैं, और एआईएडीएमके, जिसके 47 विधायक हैं, वो हाथ मिला ले। मकसद एक नई तीसरी शक्ति यानी टीवीके को सत्ता से बाहर रखना हो। हालांकि दोनों हाथ मिला भी लें तब भी वो 106 तक ही पहुंचेंगे, यानी बहुमत से 12 विधायकों की कमी। ये सरकार बनाना दूर की कौड़ी दिखाई देता है। इतिहास गवाह है कि जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस जेडीएस मिले थे, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी बना ली थी, वैसे ही कुछ द्रविडियन फ्रंट विजय को रोकने के लिए कर सकता है। दावा है कि दोनों दलों के नेताओं के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई है जिसमें एआईएडीएमके सरकार बनाए और डीएमके बाहर से समर्थन दे। छोटे दलों का समर्थन भी उनको मिल जाए ताकि वो बहुमत का आंकड़ा जुगाड़ सकें। और एआईएडीएमके ने अपने तमाम विधायकों को एक रिजॉर्ट में इस वक्त जाने को बोल दिया और सबको एक साथ एक जगह रखा गया है। आपको चक्रू में कल ही मैंने बताया था कि किस तरह तमिलनाडु में टीवीके की जीत की बड़ी वजह सिर्फ विजय की लोकप्रियता नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के चुनावी वायदे रहे हैं। विजय के मैनिफेस्टो में फ्री बिजली, कर्ज माफी, महिलाओं के लिए मंथली कैश और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते समेत कई स्कीम शामिल थी। अगर सब मिलाकर देखें तो इससे तमिलनाडु के सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ सकता है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि तमिलनाडु देश का बेहद समृद्ध राज्य है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में तमिलनाडु का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 31,19,000 करोड़ रुपए था और ग्रोथ रेट 16%, जो कि यूपी और गुजरात से कहीं ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि विजय कैसे अपने चुनावी वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि 2025-26 के राज्य बजट में 3,31,569 करोड़ का रेवेन्यू मिला। डीएमके सरकार में इसका 19.7% हिस्सा यानी 65,167 करोड़ सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम पर खर्च किया। लेकिन अगर विजय अपने सभी चुनावी वादे पूरा करते हैं तो तमिलनाडु के खजाने पर यह खर्चा बढ़कर 99,057 करोड़ रुपए तक हो जाएगा, जो कुल राजस्व का 29.8% है। यानी बहुत बुरी अर्थव्यवस्था में तमिलनाडु जा सकता है। खैर, विजय इस हिसाब किताब को कैसे मैनेज करेंगे ये तो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर तय करेंगे। लेकिन तमिलनाडु की जनता को इंतजार है विजय के शपथ ग्रहण का, क्योंकि विजय का ये शपथ सिर्फ एक सीएम के रूप में नहीं बल्कि उस आम जनता के गुस्से के प्रतिनिधि के रूप में होगा
जिसने दशकों तक इंसाफ का इंतजार किया और जो क्लाइमेक्स में आकर विलेन को मारकर जीतता है और सेलिब्रेट करता है। वो जीत और वो सेलिब्रेशन अब तमिलनाडु की जनता देखना चाहती है। कार्यक्रम के आखिर में वक्त हो गया पब्लिक व्यू का। निशांत कुमार के ऊपर पब्लिक व्यू में विवेक पांडे लिखकर भेजते हैं, सम्राट कैबिनेट में जूनियर नीतीश के आने से एनडीए द्वारा उठाए जाने वाला परिवारवाद का मुद्दा फुस हो गया, क्योंकि नीतीश के पुत्र होने के अतिरिक्त निशांत कुमार की कोई विशेष पहचान नहीं है। एक और पब्लिक व्यू अखिलेश यादव के बारे में ललित कुमार लिखते हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करके छोड़ेंगे, अगला नंबर इनका ही होने वाला है। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।